चलो तो फिर पढ़ाई चालू करें। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 37। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है मान लीजिए, और ये 4 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, ये 4 kg ब्लॉक है। ये सारी सरफेसेस स्मूथ हैं। अब हमने इनिशियली क्या किया है कि 4 kg के ब्लॉक को खींच के एक लात मारी, तो इसके पास कुछ स्पीड आ गई। कुछ स्पीड आ गई तो फिर पूछिए चीजें कि कब क्या होगा, कब क्या होगा। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि इनिशियली मास, ब्लॉक ऑफ मास 4 kg initially block of mass 4 kg is given velocity। कितनी देर वेलोसिटी बताओ इसको? 20 मीटर पर। लिखो, गिवन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन, इन राइट डायरेक्शन। फाइंड फाइंड पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। बस इतना ही। चलिए, इसका मोशन कैसे होगा? आप क्या, आपको क्या लगता है कैसे होगा इसका मोशन? कि देखो, एक ब्लॉक को वेलोसिटी दे दी है तो ये आगे चलेगा। आगे चलेगा तो स्प्रिंग में elongation आएगा, तो इस पर स्प्रिंग फोर्स आगे लगेगा तो ये भी आगे आएगा, है ना? तो ये आगे ऐसे ऐसे होते होते, जैसे अभी पहले elongation होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर elongation होगा, फिर कंप्रेशन होगा, ऐसे होते होते आगे देखो, वहां से आगे। देखा आपने? तो ऐसे यूं यूं करते करते आगे जाते जाएंगे। ऐसा इसमें मोशन होगा। ठीक है। बताना है कि इस मोशन में मैक्सिमम elongation स्प्रिंग में कितना हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें फाइनल सिचुएशन को विजुलाइज करना पड़ेगा कि जब मैक्सिमम elongation हो रहा होगा तब क्या होगा। तो ऐसे देखें कि मान लो यहाँ पे मैक्सिमम elongation आ गया, ब्लॉक थोड़ा सा आगे भी बढ़ गए होंगे, ब्लॉक थोड़ा सा आगे भी बढ़ गए होंगे, और elongation भी स्प्रिंग में आ गया होगा। स्प्रिंग में elongation भी आ गया, ब्लॉक थोड़ा सा आगे भी बढ़ गया। तो अब अभी स्प्रिंग में जो elongation है वो मैक्सिमम elongation है, और इस वक्त इनकी वेलोसिटी कुछ होगी, मान लीजिए v1 v2। अब ये v1 v2 में क्या रिलेशन हो सकता है, या किस तरीके से हम क्या करेंगे, तो एक बार जरा इसको देख लो। तीन केस हो सकते हैं v1 v2 में, कि v2 बड़ा हो v1 से, या v2 छोटा हो v1 से, या v2 बराबर हो v1 के। तो पहले फर्स्ट केस को देखो, कि अगर v2 बड़ा होगा और v1 छोटा होगा, मतलब इनके बीच में सेपरेशन अभी और बढ़ेगा, क्योंकि आगे वाला तेज चल रहा है, पीछे वाला स्लो। तो जब अभी सेपरेशन और बढ़ेगा तो अभी इलोंगेशन और होगा, मतलब ये वाली वो मूवमेंट नहीं हो सकती अगर ऐसी कंडीशन है तो। अगर v2 बड़ा है v1 से तो ये वाला मोमेंट x मैक्स का नहीं हो सकता, अभी और इलोंगेशन आना बाकी है। तो मतलब इलोंगेशन जब मैक्सिमम होगा तो ये वाली बात नहीं हो सकती। समझ में आ रही है? और ये वाली बात बोले कि अगर मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, तो अभी क्या है, v2 छोटा है और v1 बड़ा है, मतलब अभी हो क्या रहा है कि ये कंप्रेशन होने लगा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो ये इसको कह नहीं सकते कि ये वाला मैक्सिमम इलोंगेशन है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि पता नहीं बहुत पहले ही हो गया हो मैक्सिमम इलोंगेशन, और होते 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 अभी ऐसी सिचुएशन बन रही हो कि ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा मतलब कुछ।
है ना, तो ये भी नहीं है। और ये यही होगा। तो जब भी मैक्सिमम इलोंगेशन आए या मैक्सिमम कंप्रेशन आए, तो दोनों पार्टिकल जो स्प्रिंग के दोनों तरफ लगे हुए हैं, इनकी स्पीड बराबर होती है। तो ये बात इससे थोड़ी कम समझ में आती है। आपको एक और तरीके से समझाता हूं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार स्प्रिंग को एलोंगेट कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, हमने पहले भी किए हैं। तो हमने वर्क इन थ्योरम में एक ऐसा सवाल किया था। यहाँ से एक ब्लॉक को छोड़ा था और उसने आके से स्प्रिंग को कंप्रेस किया था। तो हमने पूछा था मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ। तो हमने जो फाइनल सिचुएशन बनाई थी, इसमें तो ये बनाई थी कि ब्लॉक ने आके स्प्रिंग को दबा दिया, जितना मैक्सिमम कंप्रेस कर सकता था कर दिया। तो इसकी स्पीड हो जाएगी जीरो जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो इसकी तो सर जीरो कर दी थी हमने। पर अब ध्यान से देखो, इसकी जीरो नहीं की थी। स्प्रिंग के दोनों एंड्स पर कौन कनेक्टेड है? एक साइड तो ये ब्लॉक कनेक्टेड है और दूसरी साइड ये दीवार कनेक्टेड है। दीवार की स्पीड जीरो ही होगी, इसलिए ब्लॉक की स्पीड को दीवार की स्पीड के बराबर ही होना पड़ा मैक्सिमम कंप्रेशन के वक्त। मतलब इस दोनों एंड पे जो कनेक्टेड है उनकी स्पीड बराबर। एक और बताता हूँ। एक और हमने ऐसा किया था, स्प्रिंग को वर्टिकली टांगा था। स्प्रिंग मान लीजिए भी नेचुरल लेंथ पे है और यहाँ से स्प्रिंग को छोड़ा है। तो हमने फिर पूछा था कि मैक्सिमम इलोंगेशन कब आएगा, कितना आएगा, ये पूछा था। तो आपने बोला था कि जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब और इलोंगेट नहीं हो सकता। तो ये वेलोसिटी जीरो क्यों की थी पता है आपने? क्योंकि अगर स्प्रिंग के दोनों एंड देखें तो छत की स्पीड तो जीरो ही है। तो इसकी स्पीड जब जीरो हो जाएगी, यानी कि छत की स्पीड के बराबर हो जाएगी, तब जो होगा वो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो मैक्सिमम इलोंगेशन हो चाहे मैक्सिमम कंप्रेशन हो, स्प्रिंग के जो दोनों साइड कनेक्टेड है, मासेस, कुछ भी चीज कनेक्टेड है, उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। वही सिचुएशन मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन की होगी। ऐसी बात है। समझ में आई बात? यही थोड़ी थोड़ी बात है ना। ठीक है। तो कुल मिला के V1 बराबर V2 होंगे जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो मान लेते हैं इनकी वेलोसिटी कितनी, VV मान लेते हैं। ये इधर से एनालॉजी आप ले सकते हैं। और भी कई तरह के लॉजिक बना सकते हैं, पर सोचना आप। और लॉजिक बनाना कि क्यों होनी चाहिए स्पीड बराबर, बराबर तो होगी, कंफर्म बात है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनिशियल फाइनल सिचुएशन के बीच में एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है और एक बार एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लगेगा, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। पी इनिशियल कितना लिखूं? 2 kg वाले का तो मोमेंटम जीरो हो गया, 4 kg वाले का मोमेंटम 24 × 20 हो गया। इसका मोमेंटम हो गया 2 × V प्लस 4 × V। तो V बराबर कितना आ गया, 80/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है क्या? और दूसरी बात क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन जो ठीक लगे, यहाँ पे स्प्रिंग ही काम करेगी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब वर्क डन ऑफ स्प्रिंग लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो स्प्रिंग यूं यूं ही कर रही है तब तो -12 के x² से लिख लो, नहीं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, W बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है ना। तो स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आया, x एलोंगेशन आया। अपोजिट डायरेक्शन में हुए वर्क डन, तो क्योंकि पहले नेचुरल था, खिंचा तो स्प्रिंग ने तो इधर ही काम किया है, फोर्स इधर गए इधर। और अगर डाउट आ रहा है थोड़ा सा भी, तो आप किससे कर लो, डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो ज्यादा आसान पड़ेगा स्प्रिंग के केस में, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका फोर्स वेरिएबल होता है, अजीब होता है थोड़ा। खैर, अभी के केस में तो आसान है, तो हमने लिख दिया हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। इतना ही वर्क डन हुआ। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखूंगा, हाफ 2 + 4 V² माइनस हाफ 4 × 20²। ये इनिशियल हो गई, ये फाइनल, और ये इनिशियल। क्या नोन है यहाँ पे, V नहीं, V तो आ गया, V यहाँ से आ गया, V रखेंगे x आ जाएगा। तो ये आपका x मैक्स हो गया। लिखो, और कोई डाउट हो तो पूछो। देखो इसका मोशन कैसा हो रहा है, ये अभी नेचुरल लेंथ में था, फिर ये, क्योंकि अभी पहले लॉन्गेशन होगा, अभी नेचुरल लेंथ से पहले लॉन्गेशन होगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी आगे की तरफ है।
और इसके पास वेलोसिटी अभी 0 है, तो इसकी जब तक वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तब तक इलोंगेशन होगा। देखो हो क्या रहा है, इसकी वेलोसिटी तो कम होते जा रही है। क्यों होते जा रही है इसकी वेलोसिटी कम? क्योंकि इस पे स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा। इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी क्योंकि स्प्रिंग फोर्स आगे लगेगा। और जब मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? बराबर। इसकी घटते घटते v हो जाएगी और इसकी बढ़ते बढ़ते v हो जाएगी। समझ में आई बात? और v कितना आ जाएगा? 80/6। इसके बाद क्या हो रहा होगा सोचो। अभी ये इलोंगेटेड ही है स्प्रिंग, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? अभी भी पीछे ही लग रहा होगा। और इसमें स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? आगे लग रहा होगा। मतलब इसकी वेलोसिटी अब और कम होने लगेगी क्योंकि फोर्स तो पीछे ही लग रहा है। इसकी और बढ़ने लगेगी तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी? इसकी। तो अब दोनों के बीच में गैप कम होने लगेगा। तो गैप कम होने लगेगा तो कंप्रेशन हो रहा है क्या? नहीं, पहले तो नेचुरल लेंथ में आएंगे। भाई पहले तो ये अगला स्टेप क्या होगा? अगेन इन्होंने नेचुरल लेंथ अचीव की। तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। ऐसा क्यों? फोर्स की डायरेक्शन। ऐसा क्यों? फोर्स की डायरेक्शन। क्योंकि जब तक स्प्रिंग में इतना सा भी लॉन्गेशन बचेगा तब तक इसमें फोर्स पीछे लगेगा और इसका फोर्स आगे लगेगा। तब तक तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी और इसकी बढ़ती जाएगी। अब मान लो नेचुरल लेंथ पे आ गए। आ गए? मान लिया आपने नेचुरल लेंथ पे आ गए। यही सवाल है, नेचुरल लेंथ पर जब आए इनकी स्पीड क्या क्या है? फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स व्हेन when spring will be in natural length for the first time after start, after motion या during motion लिख लो। when the will be in spring will be in natural length for the first time during motion। तो देखो यहाँ पे थी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, उसके बाद दोबारा नेचुरल लेंथ में आएगी, तब उनकी स्पीड क्या क्या होगी ब्लॉक की। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद फिर क्या होगा वो भी समझ लेंगे आगे क्या होगा। तो ये इसके बाद का पहला स्टेप है, मतलब ऐसा हुआ है इसके साथ, इस ब्लॉक्स के साथ, और ऐसा उनकी स्पीड आ गई। इसके बाद जो अगला होगा विजुअलाइजेशन वो ये है कि कि क्या होगा बताओ इनके साथ। ये अब थोड़ा सा आगे और बढ़ गए होंगे लेकिन स्प्रिंग दोबारा से किस में आ गई होगी? नेचुरल लेंथ में आ गई होगी। इस स्प्रिंग ने दोबारा से नेचुरल लेंथ अचीव कर लिया, कर लिया। तो ये V1 और ये V2 मान लेते हैं, है ना? मान लिया। अब जब इन्होंने नेचुरल लेंथ अचीव कर लिया तो अब V1 V2 अलग अलग ही है यहाँ पे। वो तो मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में सेम है क्योंकि मैंने बताया ना, ये स्पीड कम होते जा रही है, ये बढ़ते जा रही है, ये कम होते होते और ये बढ़ते बढ़ते जब स्पीड बराबर हो गई, वो वक्त था जब तक इनके बीच का गैप बढ़ता गया। अब गैप कम होने लगेगा। तो एक तरीका ये भी है समझाने का कि स्पीड बराबर होएगी इलोंगेशन के टाइम, मैक्सिमम इलोंगेशन के। ठीक है ना? अब देखना ये स्पीड जो आएगी ना वो 80/6 जो आई थी उससे कम आएगी और ये वाली स्पीड 80/6 से ज्यादा आएगी। कितनी आएगी बताओ? तो मैं वापस से क्या करूंगा? मोमेंटम कंजर्वेशन है। कहां से कहां तक? यहाँ से यहाँ तक। सीधा यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। क्योंकि कहीं पर भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, जीरो है। तो आप किसी भी सिचुएशन से किसी भी सिचुएशन तक के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं और वर्किंग थ्योरम लगा सकते हैं। वर्किंग थ्योरम तो कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है क्या? तो चूंकि अब यहाँ पे एक्स मैक्स निकालना पड़ा होगा आपको और वो आपने जाना कितना गंदा सा नहीं आया होगा, तो अपन तो यहाँ से यहीं करते हैं सारा काम, यहाँ से यहाँ के लिए। तो इनिशियल क्या है ये और फाइनल क्या है ये। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या लिखूं फिर से? प्लस बराबर यही लिखूंगा ना? कुछ कट रहा है क्या? 80 बराबर 2V1 प्लस 4V2, ये आ गया। अरे आ गया क्या? तो अननोन दो, एक और इक्वेशन चाहिए, कहां से लाए?
तो मुझे बताओ, यहाँ भी नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग और यहाँ भी नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का जो भी काम था खत्म, यानी काम हुआ ही नहीं, क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पे भी कोई इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं और यहाँ पे भी कोई इलोंगेशन कंप्रेशन, रास्ते में काम हुआ होगा। तो जब इलोंगेट हो रही होगी तो नेगेटिव वर्क डन हो रहा होगा, और जब वापस नेचुरल लेंथ में आई तो पॉजिटिव वर्क डन हुआ, जितना नेगेटिव हुआ होगा उतना ही पॉजिटिव हुआ होगा, काम खत्म। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया? 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखूंगा? हाफ 2 v1 स्क्वायर, हाफ 4 v2 स्क्वायर, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या लिखूंगा? 2 वाले की तो 0 है, हाफ 4 20 का स्क्वायर। तो ये थोड़ी सी सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगी? 0 बराबर v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर माइनस 800, 800 ही ना वो, 800। तो ये हो जाएगा 800 बराबर v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। v1 की वैल्यू इसमें रखोगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, तो दो दो वैल्यू आएंगी, v1 की भी दो वैल्यू आएंगी और v2 की भी दो वैल्यू आएंगी। तो आप सॉल्व करो, बताओ क्या आया। तो ये आंसर आया आपके, v1 के दो आंसर आए, तो जब v1 का आंसर 80/3 है तो v2 कितना होगा? 20/3, और जब v1 होगा 0 तो v2 कितना होगा? 20। तो मैथ्स ने दोनों आंसर दे दिए, क्योंकि देखो अभी नेचुरल लेंथ में आया, कौन की स्पीड ज्यादा, बताओ v1 बड़ा है कि v2 बड़ा है? देख लो अपने आप, v1 बड़ा आया, v1 बड़ा आया ना, मतलब अब स्टार्ट होगा कंप्रेशन, और फिर मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा सोचो, देखो जैसे ही कंप्रेशन स्टार्ट होगा ना, अब स्प्रिंग क्या हुई है? दब गई है, तो अब स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगाएगी, तो ये वाली वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी और ये वाली वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कम होती, ये बढ़ते बढ़ते और ये कम होते होते जब वापस से बराबर हो जाएंगी, वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। क्या होगा? वो मैक्सिमम कंप्रेशन। फिर क्या होगा? फिर वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आएंगे। तो जब दोबारा नेचुरल लेंथ में आएंगे तो वापस से यही कंडीशन बन जाएगी, और इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 20, और इसकी कितनी हो जाएगी? 0। और फिर यही चक्कर फिर से रिपीट होएगा, और यही होता जाएगा, और ऐसे ऐसे होते 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 ये आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब इसके अगला डायग्राम हम क्या बनाएंगे? इसका अगला डायग्राम, जैसे पहले तो ये था, फिर ये था, फिर ये बना, और फिर इसके अगला डायग्राम, थर्ड थर्ड सिचुएशन क्या बनेगी? जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन अचीव करेगा, और उस केस में भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, और मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में जब ये एक्स मैक्स होगा कंप्रेशन, है ना, सुनना, ये वाली स्पीड फिर से क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, कितनी? वी और आपको पता है वी कितना आएगा? ये वी वही आएगा जो पहले आया था, 80/6 आया था। अरे आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था, ये 80/6। और उसके बाद क्या होगा पता है? ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर वापस से ये आएगा, यही चलता जाएगा। और इस पूरे के साथ साथ ये पूरी, ये दोनों ब्लॉक आगे भी साथ में चलते जाएंगे, ऐसा मोशन होगा इसका। तो हमने ये निकाल लिया, यहाँ पे एक्स मैक्स कितना होगा? वी निकाल लिया, नेचुरल लेंथ में तो एक्स 0 होगा, वी1 वी2 निकाल लिए। ये दोबारा जब अचीव करेगा तो वी फिर से निकाल लिया, वही आएगा, और एक्स मैक्स भी वही आएगा। मतलब जितना इनमें एलोंगेशन हुआ उतना ही कंप्रेशन भी होगा, एक्स की वैल्यू सेम आएगी, मैक्सिमम एलोंगेशन की और मैक्सिमम कंप्रेशन की। तो ये ऐसा सवाल है, समझ में आई बात? और फिर आप कभी जब थोड़े बड़े हो जाओगे, तो ये तो अभी ग्राउंड फ्रेम से किया है, फिर सेंट्रोमास फ्रेम से भी करके दिखाएंगे इसको भाई, क्योंकि इसमें ये पार्टिकल्स ऐसे ऐसे भी चल रहे हैं और ओवरऑल पूरा सिस्टम आगे भी चल रहा है, तो बहुत कठिन सा मोशन है, तो हम सेंट्रोमास पे बैठ जाएंगे। फिर हमें ये मोशन कैसा दिखेगा? सेंट्रोमास पे बैठ गए, सेंट्रोमास यानी कि रेस्ट पे आ गया, जिस पे बैठ जाते हैं, जिसको हम सिस्टम मान लेते हैं, जिसको फ्रेम मान लेते हैं, सिस्टम नहीं फ्रेम मान लेते हैं, जिसको फ्रेम मान लेते हैं वो रेस्ट पे आ जाता है। अब सेंटर मास रुक गया, तो अब ये पार्टिकल कैसा मोशन करेगा मेरे रिस्पेक्ट में? मैं सेंटर ऑफ मास बन गया हूँ, ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा, बस एक जगह खड़े होके, दूर जाएगा, पास आएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन, नेचुरल लेंथ, मैक्सिमम कंप्रेशन, और ऐसे 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 मोशन होगा। और ग्राउंड से देखोगे तो कैसा होगा? यूं करते 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 आगे जाता है। तो ये अभी मैंने ग्राउंड से किया है, ठीक है, कभी किसी दिन इसको सेंट्रोमास फ्रेम से भी करें।
तो इसका एक साइकिल पूरा कब कंप्लीट हो रहा है, देखो यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वापस यहाँ, ये एक साइकिल होगा इसका। नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन से वापस से नेचुरल लेंथ, ये हो गया आधा साइकिल। फिर कंप्रेशन, और कंप्रेशन के बाद वापस से नेचुरल लेंथ, ये और आधा साइकिल, तो मिला के पूरा एक साइकिल। जब एसएचएम पढ़ रहे होंगे ना अपन, तो इस साइकिल का टाइम पीरियड भी निकालेंगे कि कितने टाइम में ऐसा हो रहा है, कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और वापस यहाँ तक आने में कितना टाइम इसको लगा होगा, एक साइकिल का टाइम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये अपन निकालेंगे दीपावली की छुट्टियों से पहले। 38 करते हैं, एक सवाल और कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना, या आप ही कर लो, तो आपको लगेगा कि यार चलो कुछ तो किया। ये 2 kg का है, ये 4 kg का है। अभी नेचुरल लेंथ पे है, और के इसका 10 N/मीटर है। तो बताओ, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो मैक्सिमम इलोंगेशन जो भी हो, ओवरऑल कोई बता सकता है इस बार, ओवरऑल, ओवरऑल मतलब खींचेगा ऐसे ऐसे तो होगा, पर इधर जाएगा कि इधर जाएगा, ओवरऑल किधर जाएगा, मतलब ये सिस्टम ओवरऑल ऐसे ऐसे करते हुए इधर जाएगा, कि ऐसे ऐसे करते हुए इधर जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, ये अपनी जगह पे ही ऐसे ऐसे करता रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की स्पीड 0 है यहाँ पे। आप ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो, एफ नेट एक्सटर्नल बराबर क्या है, 0, वो तो कंबाइंड सिस्टम में वैसे भी है। तो ए सी ओ एम क्या हो गया, 0। और अगर वी सी ओ एम निकालोगे, यू सी एम निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर मास, तो क्या लिखोगे, m1 u1 प्लस m2 u2, करके देखो 0 आ रही है। तो अगर एक्सलेशन 0 है और यू 0 है, तो सेंटर मास पे हिलेगा नहीं, और अगर ये आप कह रहे हो कि हिल गया, तो सेंटर मास तो चल गया ना, तो सेंटर मास चल ही नहीं सकता। तो इस केस में ये अपनी ही जगह पर ऐसे ऐसे मोशन करेंगे। तो खैर ये तो फालतू बात थी, इसका कोई लेना देना नहीं है अपने आंसर से। आंसर तो अपना ऐसे आ जाएगा कि मान लो ये एलोंगेट हो गया ऐसे, स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, जो भी आएगी स्पीड सेम आएगी, ये तो पहले ही सिखा दिया था, एक्स मैक्स आ जाएगा। बताओ ये v कितना आएगा, उसके लिए इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम लिखोगे 2 × -20 प्लस 4 × 10, ये 0 हो गया ना, और यहाँ आप लिखोगे 2v प्लस 4v, तो v बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप क्या लगोगे, वर्केनी थ्योरम, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो v 0 आ गया, तो 0 + 0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v² प्लस हाफ m v², ये हो गया माइनस के 10 ही दिया था ना मैंने, तो 10/2 5, 5x² इज इक्वल टू 400, 400 प्लस 200, तो 600 हो गया, हाँ, तो x बराबर आ गया √120 मीटर, ऐसा सिंपल। एक और लिखो, इनिशियली स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय x0, इनिशियली स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय x0, ये और अच्छा सवाल है, मतलब और कठिन सवाल है थोड़ा, है ना, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय x0, मतलब इनिशियली स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, और कितना कंप्रेस्ड है, x0, मतलब नेचुरल लेंथ कहीं यहाँ होगा, यहाँ ऐसे,
तो इधर से भी कंप्रेस्ड है, इधर से भी कंप्रेस्ड है, दोनों साइड से x1 x2 कंप्रेस्ड है मान। और मास में जो है वैल्यू डाल देता हूँ, चलो 2 kg और 4 kg। और कंप्रेशन कितना ले लूं, 2 मीटर कंप्रेशन। x1 x2 में चलने दूं क्या, x0। 2 kg 4 kg ले लिया, यही बहुत है। देन डायग्राम बाद में बना लेना, लिखो देन सिस्टम इज रिलीज्ड, सिस्टम इज रिलीज्ड, फाइंड वेलोसिटी या स्पीड बोल देते हैं, ठीक है कोई बात। फाइंड स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स when spring comes to natural length, when spring comes to natural length। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएगी तब इसकी स्पीड और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होंगे, इंडिविजुअल ब्लॉक्स के क्या डिस्प्लेसमेंट हुए, इंडिविजुअल ब्लॉक की क्या स्पीड हुई, ऐसा सवाल है। तो देखो कैसे करेंगे, सरफेस कैसी है, स्मूथ है। सबसे पहले हम फाइनल सिचुएशन सोचेंगे। फाइनल सिचुएशन क्या हो जाएगी, देखो अभी दबे हुए हैं ये, तो खींचेंगे ऐसा, मतलब दूर भागेंगे ना। तो मान लो ये वाला पार्टिकल तो, या ये वाला ब्लॉक तो इतना इधर आ गया, और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ गई। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। अब स्प्रिंग कितने हैं अपने नेचुरल लेंथ में। तो मान लीजिए कि देखो अभी स्प्रिंग कितनी दबी दबी हुई है, कितनी कंप्रेस है, एक्स नॉट कंप्रेस है। अब वो खुल के नेचुरल लेंथ में आ गई, तो थोड़ा इधर खुली, थोड़ा उधर खुली। तो इधर जितना ये खुली वो है x1, और उधर जितना खुली वो क्या है, x2। तो सबसे पहले तो फिजिक्स छोड़ो, फिजिक्स छोड़ो, आप तो एप्टीट्यूड बताओ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x1 प्लस x2 बराबर x0। बहुत बहुत कठिन इक्वेशन है, मैं बोल रहा हूँ। आधे लोगों को समझ में नहीं आए, अभी भी ये भी गारंटी है मेरी। क्योंकि वो अभी तक क्या समझ रहे हैं, एक्स नॉट को ये वाली लेंथ समझ रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये वाली एक्स नॉट है तो x1 प्लस x2 x0 कैसे हुआ। ये वाली लेंथ एक्स नॉट नहीं है, इसमें जो कंप्रेशन है वो एक्स नॉट है। और कंप्रेशन जब खुला तो इधर से मान लो x1 खुला, इधर से x2 खुला, तो वो x1 प्लस x2 x0 है। डायग्राम से ऐसा लगने लगता है एक्स यहाँ से यहाँ तक तो हो गया एक्स नॉट, क्योंकि ये लिखा है सबने एक्स नॉट। एक्स नॉट ये लेंथ नहीं है स्प्रिंग की, वो एक्स नॉट कंप्रेशन है। ये बहुत भयंकर, बहुत 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 अच्छी इक्वेशन है ये, x1 प्लस x2 बराबर x0। बाकी आगे का काम तो बहुत अच्छा है। देखो इसकी स्पीड मान लेते हैं v1, और इसकी स्पीड क्या मान लेते हैं, v2। तो सबसे पहले तो क्या लगाएंगे, अरे क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम क्या लिखूंगा, 0 0 है ना। k की वैल्यू को 10 ले लेते हैं, अगर k की जरूरत तो पड़ेगी वैसे भी, तो 10 मान लेते हैं। अब बताओ फाइनल मोमेंटम में 2 kg वाले का मोमेंटम क्या लिखूं, 2 × - v1, 4 × v2 उधर की साइड। अरे ठीक है क्या, तो ये क्या बन गया, v1 बराबर 2v2। आ गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन किससे आएगी बताओ, है जी, दूसरी इक्वेशन किससे आएगी, वर्क इन थ्योरम से आएगी। और किससे आएगी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम। ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, स्पीड निकालने वाला है, डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग करना पड़ेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इन थ्योरम में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल लिखेंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कोई बता देगा इस पर कितना आएगा, बोलो बोलो। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिख के दिखा दो कितना है, सोच के लिख के दिखाओ। चलो करो, यहां तक नोट करो, और आगे का करके दिखाओ क्या करूंगा। यहाँ तक तो मैंने आपको हेल्प कर दिया। इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी, ये इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बना दी। चलो वो तो आसान था, मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना तो। पर अब ये तुम करो, वर्क एनी थ्योरम लिखो। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर। चलो ठीक है।
के फाइनल कितना आएगा, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल तो बोला ही है, रेस्ट से छोड़ा है तो ये हो गया। यहाँ वैल्यू डाल देते, के हो गया 5, 10/2 5, 5 एक्स नॉट का स्क्वायर, एक्स नॉट गिवन है ना, एक्स नॉट जो है गिवन है, ये हो गया v1 का स्क्वायर प्लस 2v2 का स्क्वायर, और यहाँ वापस से, अच्छा इस बार तो सही इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, v1 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है 2v2, तो 2 4 हो जाएगा, 4v2 स्क्वायर, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा v2 इज इक्वल टू 5/6 का अंडर रूट इंटू एक्स नॉट। ये कैसा बन गया, पर ठीक है, सही है, अरे ठीक है। और v1 क्या बन जाएगा, हाँ v1 हो जाएगा अंडर रूट 5/6 2x, और किधर भी लिख दो, 2 इधर उधर किधर भी लिख दो, ये बन जाएगा, ये v2 और v1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे एक्स नॉट की वैल्यू की तो रख देंगे। अब निकाल के दिखाओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स, इंडिविजुअल ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होगा बताइए। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट वाले सवाल की तरफ, ठीक है। तो दूसरा सवाल डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये देखो सिस्टम पर यहां से यहां तक, इनिशियल से फाइनल तक एफ नेट एक्सटर्नल कितना है, 0 क्यों है, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है वो स्प्रिंग फोर्स है, दोनों तरफ है, कंबाइंड सिस्टम के लिए 0 आएगा। इसका मतलब ACOM कितना आएगा, 0। और रही बात इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, तो वो भी देख लो, इनिशियली तो ये भी 0 है, ये भी मतलब वेलोसिटी इसकी भी 0 है और इसकी भी 0 है, अरे है कि नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी, 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, 0। तो अब मैं लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें आप यहाँ 0 रखेंगे, 2 के आगे माइनस एक्स रखेंगे, 2 इंटू माइनस एक्स लिखेंगे, 4 प्लस x2 लिखेंगे, डिवाइड बाय 6 करेंगे, 6 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा x1 बराबर 2x2, ये फर्स्ट इक्वेशन। और एक और रिलेशन आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, x1 प्लस x2 बराबर x नॉट, x1 प्लस x2 बराबर x नॉट, ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे और x1 x2 भी आ जाएगा, तो यहाँ से x1 निकालेंगे और x2 निकालेंगे, ठीक है। कैसे रख लो जरा, x1 की जगह 2x2 रखो, तो 2x2 प्लस x2 3x2 हो गया, x नॉट बाय 3 और x नॉट बाय 6 हो जाएगा, है ना, यही है ना, हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स आ गया। हाँ हाँ सही बात है, जब यहाँ x1 को रिप्लेस कर दिया था 2x2 से, ये x2 है और ये x1, पर ठीक। चलो अगला, अगला क्या, अब तो इस तरीके से आपका मोमेंटम कंजर्वेशन भी खत्म, तो सेंटर ऑफ मास पूरा हो चुका है, उसके बाद हमारा अगला पड़ाव था मोमेंटम कंजर्वेशन, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एंटर कर रहे हैं कोलिजन की तरफ, ठीक है। तो कोलिजन में एंटर कर रहे हैं तो हम एक टर्म सीखेंगे सबसे पहले, इम्पल्स। इम्पल्स को हम सीखेंगे, इम्पल्स का सीखना ही कोलिजन की शुरुआत है, ठीक है। कोलिजन हेडिंग वैसे मैं बाद में डलवाऊंगा, पर यहीं से उसकी भूमिका बनने लग जाएगी कि टक्कर होता है तो इम्पल्स आते हैं वगैरह वगैरह। तो आप चाहो तो हेडिंग डाल दो कोलिजन, नहीं डालो तो मत डालो, पर हेडिंग डालो इम्पल्स। इम्पल्स को हम जे वेक्टर से डिनोट करेंगे। हमने बहुत पहले भी सीखा था इम्पल्स, जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ पढ़ रहे थे, वहां मैंने बोला था कि इम्पल्स, यहाँ मैं सिर्फ 3 लाइन लिखा रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास में पूरा 1-2 लेक्चर चलेगा इम्पल्स, है ना, बोला था। वो यही यही दिन था वो, जिस दिन के लिए बोला था। तो वहां हमने सीखा था कि एफ वेक्टर बराबर होता है dp अपॉन dt, dp को इधर ले आओ, ये बन गया एफ dt,
दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो, ये बन गया ऐसा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा डेल्टा पी वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, और इसी को कहते हैं हम इम्पल्स या जे वेक्टर। तो डेल्टा पी वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डी टी बराबर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एम बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, मतलब डेल्टा पी हो गया ना बेसिकली ये। और इस डेल्टा पी को हम बोलते हैं इम्पल्स जे वेक्टर, ठीक है। और ये कहलाती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये कहलाती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो देखो, फर्स्ट थ्योरम थी, फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी फिजिक्स की एफ नेट बराबर एम ए। फिर दूसरी क्या आई थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तीसरी आई थी मोमेंटम कंजर्वेशन, ये चौथी है। दो और बची हैं बस, मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी, और दो आएंगी वो अगले चैप्टर। वही होता है डेल्टा पी का मतलब ही वही होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, वही है। मुझे नहीं पता, मैंने आज तक ना तो एग्जाम की कॉपी चेक की है और ना खुद की कॉपी देखी है कि मुझे मिले थे कि नहीं मिले थे मार्क्स 11वीं में। सच बता रहा हूँ। तो आप स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते, काई के लिए जाते हैं? ये सवाल आप स्कूल में पूछे हैं यार, आपको नहीं लगता? जो सर आपको मार्क्स देंगे उनसे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा आंसर आएगा। उनको क्या चाहिए, उनको जो चाहिए वो लिख दो, सिंपल है ना। खैर मजाक कर रहा हूँ, आप कुछ भी लिखें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप चाहे डेल्टा पी लिखें, चाहे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिखें, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, कि जिन सवालों में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा और फिर भी गोली लगी, आदमी भागा, बॉम्ब फूटा, और मान लो फोर्स थे, तो फिर आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे, तो क्या लगाओगे, ये लगाओ, सिंपल। चलिए, तो ये है आपकी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, मैकेनिक्स की चौथी थ्योरम। फोर्थ थ्योरम दो और बची हैं, उनके नाम क्या होंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और सिक्स हो जाएगी एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, ऐसा करके खत्म मैकेनिक्स। चलिए खत्म करते हैं, आइए। अच्छा, कुछ पॉइंट्स और लिख लो इसमें, एक आध दो पॉइंट्स और लिख लो भैया, कि जे वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोले ये क्या भैया चीज है, जे वेक्टर इज, अबे इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो इम्पल्स आप लिख लेना, मैंने जे वेक्टर लिख लिया। और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज, लिखो, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। डायरेक्शन ऑफ impulse is in direction of change in momentum। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जे वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर dt। ये पता है इसका मतलब क्या होता है, एफ वेक्टर इंटीग्रेशन का होता है एरिया अंडर एफ वर्सेस टी ग्राफ। मतलब मान लो ये एफ और ये टी,
T1 से T2। तो इसका जो एरिया है उसका मतलब होगा इंटीग्रेशन एफ डी टी फ्रॉम T1 से T2। तो ये इम्पल्स आ जाएगा T1 से T2 के बीच में, फोर्स एफ ने कितना इम्पल्स ट्रांसफर किया। तो ये तो इम्पल्स की मैथमेटिकल बातें हो गई। बाकी इम्पल्स है क्या बेसिकली? इम्पल्स बस इतनी सी बात है कि कोई मान लो ब्लॉक खड़ा हुआ है, रखा हुआ है, हमने उसको धक्का मारा, 3 सेकंड तक धक्का मारा फोर्स लगा के, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो जो वेलोसिटी बढ़ाने के लिए मैंने अपना कितना इम्पल्स ट्रांसफर किया, जो चीज ट्रांसफर की एक तरीके से वही इम्पल्स है। और कितना इम्पल्स ट्रांसफर किया कैसे निकालोगे? उस ब्लॉक के लिए लिखोगे एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, उसका चेंज इनटू मास जो हुआ उतना इम्पल्स ट्रांसफर हुआ। ठीक है ना? अरे हाँ कि ना? जैसे अपन एक बॉल है, लात मारी, तो क्या इम्पल्स ट्रांसफर किया और बॉल में स्पीड आ गई बहुत ज्यादा। तो इम्पल्स दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, एक तो हम धक्का मार रहे हैं आराम से, और एक अपन लात मार रहे हैं, घूसा मार रहे हैं, मतलब अचानक से ट्रांसफर किया इम्पल्स। इम्पल्स दो तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। एक में तो टाइम लगा जैसे 3 सेकंड 10 सेकंड आराम से, और एक में लगभग जीरो टाइम लगा। घूसा मारा किसी में तो कितना टाइम लगा? घुसा मार के इम्पल्स ट्रांसफर में कितना टाइम लगा? लगभग जीरो टाइम लगा। तो ये दो तरीके से इम्पल्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसके आधार पे हम दो तरीके के फोर्स बोलेंगे, नॉन इम्पल्सिव फोर्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। खैर वो आगे बात करते हैं, पहले इसको और पढ़ लेते हैं। तो ये तो हो गया मतलब। तो ये हो गई आपकी इम्पल्स की थ्योरी, जैसे मोमेंटम की हुई थी। थ्योरी तो इतनी होती है, फिर तो उसके बाद तो सिर्फ सवाल होते हैं। तो यही है थ्योरी बस इम्पल्स की। बाकी और क्वेश्चन करते जाते हैं, धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी बातें। लिखो सवाल। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इफ एफ बराबर 2t न्यूटन, 2t, टी का फंक्शन है फोर्स। फोर्स किसका फंक्शन है? टाइम का। टी मतलब यहाँ पे टाइम है। देन फाइंड इम्पल्स ऑफ दिस फोर्स। देन फाइंड इम्पल्स ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम टी बराबर 0 टू टी बराबर 3 सेकेंड। देन फाइंड इम्पल्स ऑफ फोर्स फ्रॉम टी बराबर 0 टू टी बराबर 3 सेकेंड। बताओ। तो मतलब इस फोर्स ने 3 सेकंड में कितना इंपल्स दिया होगा ब्लॉक को, ये पूछा है। तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे जे वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन एफ डी टी। एफ लिखेंगे 2t डी टी, टाइम पे लिमिट 0 से 3, इंटीग्रेशन हुआ टी स्क्वायर 0 से 3, तो आंसर आया 9। 9 क्या? इसकी यूनिट क्या लिखोगे आप? किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। जो मोमेंटम की यूनिट है बेसिकली वही चेंज इन मोमेंटम की भी यूनिट होगी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। उसको आप न्यूटन इंटू सेकंड लिख सकते हो, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है अपना, इंटू सेकंड करोगे तो यही बन जाएगा, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्पल्स की शुरुआत हुई, यानी कि कोलिजन की शुरुआत हो गई है। बस अगली क्लास में हम कोलिजन की थ्योरी लिखेंगे और फिर छुट्टियों के बाद कोलिजन पढ़ेंगे।